हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले हिंदी महत्वपूर्ण रचनाएं सीखेंगे 28। उसके बाद सीखेंगे साहित्यिक परिचय। जितने इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय हैं सभी एक एक करके बताया जाएगा। उसके बाद हम सीखने वाले हैं पंचलाइट कहानी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर सीखेंगे पद्यांश पर आधारित प्रश्न कि पद्यांश कौन कौन से आते हैं, ये सब थोड़े बहुत कराया जाएगा। उसके बाद श्लोक का अनुवाद भी सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए एक एक करके सीखा जाए। तो हिंदी महत्वपूर्ण रचनाएं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है हिंदी महत्वपूर्ण रचनाएं में खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, साहित्यालोचन, राग दरबारी। तो जैसा कि फ्रेंड्स, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। राइट आंसर होगा फर्स्ट का ये नंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले का ये नंबर सही कर देते हैं और दूसरा सीखने वाले हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या फिर प्रेमचंद युग के। तो जैसा कि फ्रेंड्स, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं द्विवेदी युग के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का बी सही होगा। यहां पर दूसरे का बी सही होगा। तीसरे का सीखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, आगरा, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता। राइट आंसर होगा सी नंबर, तीसरा का सी सही होगा। चौथा सीखेंगे, चौथा प्रश्न, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं गुलाब राय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घने, श्याम सुंदर दास। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घने। राइट आंसर होगा चौथे का सी नंबर। तो यहाँ पर चौथे का सी सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, पांचवें नंबर का प्रश्न है राजा भोज का सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां, राधा चरण गोस्वामी। तो राजा भोज का सपना के लेखक हैं। राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, पांचवा के ये नंबर। तो पांचवा का ये नंबर सही हो जाता है। छठा नंबर का प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश रचना है सदल मिश्र की, राजा लक्ष्मण सिंह की। सत्यार्थ प्रकाश रचना है सदल मिश्र की, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की, वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद की, छठवा के सी नंबर। सातवां नंबर का प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास, यानी कि सातवां के बी नंबर, सातवां के बी। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए। वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, केशवदास, चंद बरदाई, छत्रसाल। तो वीर गाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई, आठवां के सी नंबर, आठवां के सी सही होगा। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, रमाशंकर शुक्ल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 का डी नंबर। यहां पर 9 का डी नंबर सही है।
10वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। 10वां, स्मृति की रेखाएं कृति है जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की, राय कृष्ण दास की। तो स्मृति की रेखाएं कृति है महादेवी वर्मा की, यानी कि 10वां का सी नंबर सही होगा। 10वां का सी सही होगा। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे। हंस पत्रिका के संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद, डी नंबर। 11 के डी नंबर। 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं पूर्ण सिंह, राय कृष्ण दास, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय। तो तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। 12 का सी नंबर। 12 का सी नंबर। 13 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 13 का ये नंबर। 13 का ये नंबर। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग, बी नंबर। 14 का बी नंबर सही है। 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लू लाले। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। 15 का बी नंबर सही है। 15 का बी नंबर। आ जाइए सभी जल्दी से देख लेते हैं 15 का बी नंबर सही करते हुए। 16 नंबर, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई द्विवेदी युग में, भारतेंद्र युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई है भारतेंद्र युग में। 16 का बी नंबर सही है। 16 का बी नंबर, बी। 17 का देखेंगे। 17, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, मिश्र बंधु। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? श्याम सुंदर दास ने। चलिए देखेंगे 17 का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही है। श्याम सुंदर की बाल मुकुंद गुप्त। भारतेंद्र युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र कुमार। तो बात की जाए यहां पर भारतेंद्र युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, ये नंबर। यहां पर 18 का ये नंबर सही होगा। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर 19 का सी नंबर सही होगा। 20 नंबर, 20, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे
किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे ये किस विधा की रचना है? 20 नंबर बताइए। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे कहानी विधा की रचना है। 20 का बी नंबर। 20 का बी नंबर है। 21 का देखेंगे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेम घन। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर होगा कि बद्रीनाथ चौधरी, प्रेम घन। बताइए सभी 21 का। तो 21 का डी नंबर सही है, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेम घन आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। 21 के डी नंबर, डी। 22 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 22 मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? डायरी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण। तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। 22 के बी नंबर सही होगा, बी। अगला देखेंगे। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल। तो प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है शिव प्रसाद सितारे हिंद। 23 के सी नंबर, सी। 24 नंबर का प्रश्न है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया 1860 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया 1880 ईस्वी में। 24 का डी नंबर, डी। 24 का डी नंबर। 25 शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? राइट आंसर होगा भारतेंदु पूर्व युग। 25 का ये नंबर। 26 का देखेंगे। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ खत्री। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता है सदल। कौन सा सही होगा? 26 का बताइए, सदल मिश्र है कि और कोई? 26 का बी नंबर सही है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता है सदल मिश्र। 26 का बी। 27 श्रृंगार रस मंडन के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठल नाथ, राधाचरण गोस्वामी। तो श्रृंगार रस मंडन के रचयिता है गोसाई विठल नाथ। 27 के ये नंबर, ये। 28 अष्टयाम के रचयिता है गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। अष्टयाम के रचयिता है गोकुलनाथ, कि नाभादास, कि वल्लभाचार्य, कि तुलसीदास। तो नाभादास सही है। 28 के सी नंबर। साहित्यिक परिचय पंचलाइट पद्यांश पर आधारित प्रश्न श्लोक का अनुवाद। तो अब हम सीखने वाले हैं साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय सीखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, कहानीकार
एवं उपन्यासकार थे। इसके अलावा आलोचक, निबंधकार एवं सफल अध्यापक थे। वे मौलिक भारतीय संस्कृत, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने उच्च कोटि के कहानी, निबंध संग्रह की रचनाएं की। आचार्य हजारी प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में विभिन्न रचनाएं की और संस्कृति की रक्षा की। ये ललित निबंध लेखकों में एक महान योगदान निभाए। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अब सीखेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं। अशोक के फूल, विचार वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, कल्पलता। उपन्यास में है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। संपादन में है संदेश राशक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। तो ये रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नया सीखेंगे। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय जान लेते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए सीखते हैं। मैथिली शरण गुप्त साहित्यिक परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने रचनाएं वैश्वोपकारक पत्रिका के माध्यम से लोगों के मध्य में उतारा। सरस्वती पत्रिका में इनके लेख छपते थे। राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण रचनाएं करने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। इनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है: साकेत, भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंग, जय भारत, विष्णु प्रिया, द्वापर, नहुस, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, सिद्धराज। तो ये है मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय। अब हम सीखेंगे नए लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्यिक परिचय। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध है। इन्होंने अपने निबंधों में वैदिक पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। डॉक्टर अग्रवाल उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के महान पंडित थे। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृति के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम सदैव अमर रहेगा। कृतियां तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निबंध संग्रह की पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा आदि।
इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। जयशंकर प्रसाद साहित्यिक परिचय। छायावादी युग के प्रवर्तक एवं उन्नायक कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा नाटककार एवं उपन्यासकार थे। प्रसाद जी का हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। इनके सौंदर्य काव्य के महत्वपूर्ण विषय आनंद है। प्रसाद जी हिंदी बंगला साहित्य पर उच्च स्थान प्राप्त किए हैं। इनकी रचनाओं में मानवीय संवेद महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसाद जी ने उपन्यास कहानी रचनाएं की। इन्होंने पैतृक व्यवसाय न करके पिता की संपत्ति को बेचकर कर्ज से छुटकारा पाया। हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम सदैव अमर रहेगा। रचनाएं। इन्होंने कई विधाओं में रचनाएं की, जैसे कहानी, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास है इनका कंकाल तितली, इरावती, अपूर्ण, कानन कुसुम, चित्राधार, करुणालय, प्रेम पथिक आदि। ये सब कहानी संग्रह इनकी आकाशदीप है। तो ये सब है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। चलिए अब आगे सीखते हैं क्या आने वाला है। पंचलाइट कहानी। तो जैसा कि हमें पंचलाइट कहानी के बारे में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचलाइट कहानी महत्वपूर्ण है। चलिए सीखेंगे पंचलाइट कहानी बिना देरी करते हुए। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का पंचलाइट कहानी की ओर। पंचलाइट कहानी के उद्देश्य। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का वर्णन किया गया है। महतो टोली के अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं। सीधे साधे समाज में कोई भी पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। यानी कि उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे पंचलाइट कहते हैं। कोई भी पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। वह यह नहीं चाहते थे कि दूसरी टोली के व्यक्ति द्वारा उनकी पंचलाइट जलाई जाए। अब तो सारी टोली में दुख का माहौल छा गया। लेकिन गोधन पंचलाइट जलाना जानता था, बल्कि उसका हुक्का पानी गांव वालों से बंद था। तभी गुलरी काकी गोधन को बुलाने जाती है। गोधन पंचलाइट जला देता है। सभी खुशी से झूम उठे। पंच गोधन से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, पंचगोधन से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा के गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। इस प्रकार से पंचलाइट कहानी का उद्देश्य यही है, बताया गया है पंचलाइट कहानी में कि लोग पंचलाइट जलाना नहीं जानते थे। एक यहाँ पर पद्यांश है जो कि बताया गया है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना ना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को। जो थोड़ी सी शर्मित हुआ हो, गोद ले शांति खोना। होठों की ओर कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। चलिए इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। ओठों की ओर कमल मुख में अलंकार बताइए। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। चलिए सीखते हैं, जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, लज्जाशील पथिक ... भूतांगना को। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात किया जाए तो नायिका पवन से कहती है कि यदि वह थोड़ी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में
लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे ओठ, मुरझाया चेहरा प्रफुल्लित हो उठे। चलिए देखेंगे दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बात कहता है तो जितने के नीचे लाइन खींचा था उतने का व्याख्या करना था, कर लिए। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, यानी कि जो राधा जी हैं वो लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तो राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती है कि हे पवन, मार्ग में कोई स्त्री के कपड़े को अस्त व्यस्त मत करना। चलिए अगला देखेंगे, हाँ तो यहाँ पे प्रश्न है, होठों की और कमल मुख में, होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। तो होठों की और कमल मुख में उपमा अलंकार है। जलद और कृषक ललना का अर्थ समझाइए। जलद बादल, कृषक ललना किसान के बच्चे। चलिए सीखेंगे, नमे रोचते भद्रम वाउलूकस्य मिसेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो इस प्रकार से लिखेंगे, नमो रोचते डॉट 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 भविष्यति। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक जातकम नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद, तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय इसके क्रोधहीन मुख को देखो कैसा है, और जब क्रोधित होगा तो कैसा हो जाएगा। एक और है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जित तत्सदृशम मित्र विष्कुंभम पयोमुखम। तो इस प्रकार से परोक्षे कार्य हंतारम डॉट 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 प्रत्यक्षे पयोमुखम डॉट 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 पयोमुखम। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। तो ये रहा श्लोक। चलिए तो इस प्रकार से हम 4-5 टॉपिक कवर किए। जल्द ही लाइव क्लास लाएंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।